हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में बच्चों हम सदिश गुणन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सदिश गुणन की प्यूरी थ्योरी पढ़ाई, जिसमें हमने देखा कि सदिश गुणन क्या होता है, क्या इसके गुण हैं और क्या इसका फॉर्मूला है। आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है और या पहले से आपको इसकी थ्योरी आती है तभी आप इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, क्वेश्चन करने में बहुत भी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे और आज सवाल ही करने शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहेगा बच्चों। पहला सवाल कहता है बच्चों, ए वेक्टर दे रखा है आपको 3 i कैप प्लस 4 j कैप और बी वेक्टर है आपका 6 i कैप प्लस 8 j कैप। हमें निकालना है a क्रॉस b। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था a क्रॉस b निकालने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। सारणिक में हम लिखते हैं i कैप, j कैप और k कैप। पहले कौन लिखा है a, तो a के i j k को देखेंगे। i के लिए है 3, j के लिए है 4 और k यहाँ नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा 0। ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ k कैप नहीं है तो यहाँ से k कैप हटा दें, नहीं, k कैप लिखना पड़ेगा। b के लिए लिखेंगे 6, 8 और 0। हमने कहा कि इसको सोल्व करना है, हमें a क्रॉस b मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले i कैप लिखते हैं और i कैप पहली पंक्ति में है, उसको ढक लेंगे और पहले स्तंभ को ढक लेंगे, बचेगा ये। 4 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, बीच में आता है -8 की गुणा करेंगे 0 में, यहाँ के 0। i कैप के बाद बच्चों लिखेंगे -j कैप। i होता है प्लस और j होता है माइनस। हमने क्या किया, j वाली लाइन और j वाले स्तंभ को कवर किया, बचाइए इधर 3 6 और इधर 0 0। 3 की गुणा 0 में 0, बीच में आता माइनस, 0 की गुणा 6 में 0। i कैप हो गया, j कैप हो गया। अब आएंगे k कैप पे, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस k कैप। इसको कवर करेंगे हम, इधर आएगा 8 तिया 24, बीच में आता है माइनस, 6 चौक 24, ये 0, ये 0, 24 माइनस 0 24, तो ये आ गया 0। जिसका मतलब a क्रॉस b कितना आया है हमारा, 0 आ गया। और कल के वीडियो में हमने सीखा था बच्चों कि अगर a क्रॉस b 0 आ जाए, इसका मतलब ये दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं। दो सदिशों को समांतर सिद्ध करने के लिए हम उनका a क्रॉस b 0 ला के दिखाते हैं, या ये कहिए कि अगर a क्रॉस b 0 आ जाए तो इसका मतलब a व b परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर है। यहीं से मैं बिना किए भी इसको बता सकता हूँ कि ये समांतर है या नहीं है। ध्यान से आप अगर बच्चों a और b दोनों सदिश को देखें तो मैं इस b सदिश में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये b वेक्टर बनेगा, 2 कॉमन लिया, अंदर आया 3 i कैप, ये बचेगा 4 j कैप। अब मुझे आप बताइए कि ये 3 i कैप प्लस 4 j कैप क्या है, a वेक्टर। तो मैं लिख दूंगा ये आ गया ऐसे। इस a की जगह मैंने a वेक्टर लिखा। यहाँ से हमें पता चला कि जो b वेक्टर है वो a वेक्टर की दिशा में है और b का परिमाण a के परिमाण का 2 गुना है। ये मैंने आपको सदिश की बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनको ऐसे लिखा जाता है और इसका मान b का परिमाण a के परिमाण का 2 गुना है। करके भी देख सकते हैं कि आपको a का परिमाण निकालना आता है। आप कहेंगे हमने परिमाण निकालना सीख रखा है। √3 का स्क्वायर 9, √4 का स्क्वायर 16, √25 हमारा आ गया 5। ठीक है जी। b का परिमाण आएगा √6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 होता है बच्चों √100, यह आ जाएगा 10। देखो b का परिमाण 10 है, a का परिमाण 5 है, तो हम कह सकते हैं कि b का परिमाण a के परिमाण से 2 गुना है। यही ये लाइन कहना चाहती है। और हमें जब यहाँ अगर यहाँ माइनस होता तो मैं कहता कि b की दिशा a की दिशा के विपरीत है, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस है तो b a की ही दिशा में है, मतलब b और a समांतर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें समांतर प्रदर्शित करने को नहीं कहा था, हमें कहा था a क्रॉस b निकाल लो, तो मैंने वही निकाला। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है जी, ये था पहला सवाल। बढ़ते हैं, अब करेंगे सवाल नंबर 2। हमें कहा गया है बच्चों दूसरे सवाल में कि एक सदिश a है, एक सदिश b है, हमें a क्रॉस b निकालना है। हम जानते हैं कि a क्रॉस b निकालने के लिए
हम ये सारणिक का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले ए लिखा है तो ए के लिए लिखेंगे 2 3 1, 2 3 1। ये हम आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक लिख रहे हैं। यहाँ आई कैप के साथ 7 है, जे के साथ -5 है, के साथ 2 है। हमने इसको कहा सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले आई कैप लिखेंगे। आई कैप जैसे ही लेंगे ये लाइन और ये लाइन कवर कर लेंगे, क्योंकि आई पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को कवर कर लिया। 3 दूनी 6, बीच में आता है माइनस, 1 की गुणा -5 में तो यह हो जाएगा -5। ये हमने किया बच्चों आई कैप। फिर आएगा जे कैप। आप जानते हैं जे कैप को माइनस लिखना है। जे कैप पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, हमने कवर किया। 2 की गुणा 2 में ये हो जाएगा 4, बीच में आता है माइनस। 7 की गुणा 1 में तो हो जाएगा 7। ये हमने जे कैप किया। अब आएगा के कैप। के कैप होता है प्लस। के कैप पहली पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है, कवर किया। 2 की गुणा -5 में यह आएगा -10। पहले गुणा ऐसे होती है, फिर ऐसे, बीच में आएगा माइनस और 7 तिया 21। यह आ जाएगा आपका 6 माइनस -5 माइनस प्लस 5 11 आई कैप। 4 में से 7 गई -3 माइनस प्लस 3 जे कैप -31 के कैप। यह आ गया हमारा एक रोस बी। अच्छा बच्चों, अगर इसी में आपको ए डॉट बी कहता निकालने के लिए कि ए डॉट बी निकाल लो, अदिश गुणन निकाल लो, तो क्या करना है? आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ गुणा करते हैं। तो आता 2 गुणा 7 14, 3 की गुणा -5 के साथ -15, 1 की गुणा 2 के साथ +2। तो हम कहेंगे 14 और 2 16 में से 15 गए 1। ये आ गया ए डॉट बी। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ ए क्रॉस बी में ये आई कैप, जे कैप, के कैप आता है, लेकिन ए डॉट बी में सिर्फ एक नंबर आता है। हम जानते हैं ए डॉट बी एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, इसे दिशा नहीं है, इसलिए इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है। जबकि ए क्रॉस बी हमारी एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें बच्चों आई कैप, जे कैप और के कैप वाली टर्म्स आएंगी। यहाँ आ रही हैं और यहाँ नहीं आ रही हैं। ठीक है जी, ये था दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कहता है एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, हमें सिद्ध करना है ए व बी परस्पर समांतर हैं। जैसे ही आपको ये देखना हो कि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, तो एकदम से आप ए क्रॉस बी की तरफ भागेंगे कि हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। लंबवत सिद्ध करना होता तो ए डॉट बी को 0 लाते हैं। समांतर प्रूव करना है तो ए क्रॉस बी को 0 लाएंगे। अगर 0 आ गया तो समांतर, वरना नहीं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ए के लिए लिखेंगे 4 3 1, 4 3 1। आई के साथ 4 है तो आई के नीचे 4 लिखा, जे के साथ 3 है तो जे के नीचे 3 लिखा, के साथ 1 है तो यहाँ के नीचे 1 लिखा। बाद में बी है तो यहाँ लिखेंगे 12 9 3। हमने गुणा की। आई कैप के लिए ये कवर हो जाएगा। अब तो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। 3 तिया 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 माइनस जे कैप माइनस होता है ये, और ये कवर हो जाएगा। 4 तिया 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 प्लस के कैप, ये कवर ये कवर। 9 चौक 36, 12 तिया 36, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 12 0, 36 माइनस 36 0, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी 0 आ जाए, अतः ए व बी परस्पर समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये ए क्रॉस बी 0 आने से पता कैसे चला कि समांतर हैं, तो वो पिछली वीडियो जरूर देखें, जहां मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यों ए क्रॉस बी के 0 होने से ये दोनों समांतर हो जाते हैं। एक तरीका और है, यहाँ से बी वेक्टर में देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो। 3 चौक 12, 4 आई कैप, 3 तिया 9, 3 जे कैप, 3 कॉमन आ गए तो ये आ गया के कैप। और ध्यान से देखने पता चला कि ये 4 आई कैप, 3 जे कैप प्लस के कैप, ये ए वेक्टर है। तो मैं यहाँ से बी वेक्टर को लिख सकता हूँ 3 ए वेक्टर। एक तरीका इसको ये भी करने का, यहाँ से आप लिखेंगे कि बी का परिमाण ए के परिमाण का 3 गुना है। बी का परिमाण ए के परिमाण का 3 गुना है, और बी ए की ही दिशा में है क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस होता तो विपरीत दिशा होती। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि दो सदिश हैं ए और बी, हमें क्या निकालना है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आगे का है, तो अब तक हम सीधा क्रॉस निकालते थे, लेकिन अब पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। जैसे ही हमने 2 और 3 को जोड़ा, ये हो गया हमारा 5 आई कैप, 3 और 2 ये भी आ गया हमारा 5 आई जे कैप, 4 और 1 5 ये भी आ गया हमारा 5 के कैप। अब हम निकाल लेंगे ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी के साथ गुणा करनी है। 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, ये आ गया हमारा ए माइनस बी। अब हमें निकालना है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। क्रॉस का मतलब है सदिश गुणन, और क्रॉस निकालने के लिए हम सारणिक का उपयोग करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले कौन है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को लिखा जाएगा 5 5 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 5 5। बाद में ए माइनस बी है तो इसको लिखेंगे -1 1 -3। जैसे ही गुणा करेंगे सबसे पहले आएगा आई कैप। सारणिक को सोल्व करना हमने अच्छे से सीख लिया है। आई कैप आते ही ये और ये कवर हो जाएगा, 5 की गुणा -3 में -15, बीच में आता है -5 की गुणा 1 में 5। फिर आएगा जे, जे होता है माइनस, जे के आते ही ये और ये कवर किया जाएगा, 5 की गुणा -3 में -15, बीच में आता है -5 की गुणा -1 में -5। फिर आएगा के कैप, और के कैप होता है प्लस, ये और ये कवर, 5 की गुणा 1 में 5, और बीच में आता है -5 की गुणा -1 में -5। तो बच्चों यहाँ से -15 -5 -20 आई कैप, -15 माइनस प्लस 5 -10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये +10 हो जाएगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस 5 और 5 10, तो आ जाएगा 10 के कैप। ठीक है जी, ये है हमारा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। पहले हमें a प्लस बी निकालना पड़ा, फिर हमें a माइनस बी निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, आगे बढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे बच्चों। कहता है इस पिंड का कोणीय वेग 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप है। इस पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कोणीय वेग क्या होता है और घूर्णन अक्ष क्या होती है। ठीक है बच्चों, जब हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे घूर्णन गति, तब आपको एक बात बताई जाएगी कि जब कोई वस्तु या कोई कण एक अक्ष के परितः घूमता है, ये अक्ष क्या होती है, आप अपने घर में पंखा देखेंगे लटका हुआ, तो पंखे की जो डंडी है जिसके चारों तरफ पंखा घूम रहा है उसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। जिसके चारों तरफ घूमा जाता है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। ये है, मान लेते हैं यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पिंड है, कोई कण है, कोई वस्तु है और वो इसके चारों तरफ घूम रही है। तो बच्चों जब ये घूमती है तो ये जो इसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष से दूरी, क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष से दूरी। यहाँ उसका स्थिति सदिश दिया गया है, इसको r से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये सदिश है, तो हम लिखेंगे r वेक्टर। r वेक्टर है बच्चों i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है जी बच्चों, जब हम सीधे सीधे चलते हैं तब हमारी गति को, हमारे वेग को, हमारे विस्थापन को, हमारे त्वरण को रेखीय नाम दिया जाता है। रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण। जब हम सीधे सीधे चलते हैं तो हमारे वेग कहलाता है रेखीय वेग। लेकिन जब ऐसे घूमते हैं तो ऐसे घूमते हुए जो वेग होता है उसको कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। और कोणीय वेग को प्रदर्शित करते हैं बच्चों ओमेगा से। किससे, ओमेगा से। कोणीय वेग है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आप कहेंगे हमें तो ये पढ़ा नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं, हमें कैसे पता। तो अभी के लिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम, वैसे तो मैं आपको जब वृत्तीय गति पढ़ाऊंगा तब भी ये चीज़ें बता दूंगा, और फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, तब तक भी तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं सदिश गुणन और यहाँ सदिशों की बात हो रही है तो ये करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, हमें कहा है रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। रेखीय वेग को प्रदर्शित करते हैं v से। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 7 या उससे पहले वृत्तीय गति में आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको बताया जाएगा कि v का फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा क्रॉस r।
या ये कहिए कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो होता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। तो मुझे v निकालना है, तो आपने कहा v निकालने के लिए तो ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस निकालने के लिए हम करते हैं सारणिक का प्रयोग। यहाँ लिखेंगे i, j और k। पहले ओमेगा है तो ओमेगा लिखा जाएगा 2 3 1। कई बार बच्चों कंफ्यूज करने के लिए k और j को पलट देते हैं, पहले यहाँ k लिख दिया फिर j लिख दिया और बच्चे जल्दी से लिख देते। ध्यान ही रखना i के नीचे i वाले, j के नीचे j वाले और k के नीचे k वाले लिखेंगे हम। बाद में r लिखा है तो r वाले लिखेंगे 1 2 5 और इसको सोल्व करेंगे। i कैप के लिए आ जाएगा 5 दिया 15 माइनस 2 13 माइनस j आएगा, j के लिए ये कवर हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1 ये 9 आ जाएगा। फिर आएगा k कैप, देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया बच्चों 13 i कैप माइनस 9 j कैप प्लस k कैप। ये आया हमारा रेखीय वेग। क्या आया है? रेखीय वेग ही आ गया है। बस इतना ध्यान रख लेना कि रेखीय वेग का सूत्र ये होता है v बराबर ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। r क्या है? अक्ष से दूरी, कि ये कितनी दूरी पे है, लेकिन यहाँ वेक्टर है तो इसकी स्थिति सदिश ये बता रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये रेखीय वेग है ऐसे ही रेखीय त्वरण का भी सूत्र होता है। v क्या है? रेखीय वेग। a क्या है? रेखीय त्वरण। ये है कोणीय वेग, यहाँ आएगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण होता है बच्चों अल्फा, और अल्फा ऐसे लिखा जाएगा और क्रॉस किससे ही होगा? r से ही। तो ये रेखीय वेग का संबंध है कोणीय वेग से और ये रेखीय त्वरण का संबंध है कोणीय त्वरण से। ठीक है जी, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन अभी बस आपको इतना ही ध्यान रख, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे और कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे आपको पूरी वृत्तीय गति पढ़ानी है, यहाँ मैं नहीं समझा सकता। अभी तो ये मान के चलो कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनको याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। किसी पिंड का कोणीय त्वरण ये है, इस पिंड का घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है। इस पिंड का रेखीय त्वरण ज्ञात कीजिए। कोणीय त्वरण दे रखा है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा होता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वो दे रखा हमें विस्थापन सदिश, ये होता है हमारा r वेक्टर, कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और हमें कहा गया है रेखीय त्वरण निकालने को, मतलब a निकालना है हमें। a का फॉर्मूला होता है अल्फा क्रॉस r। ये अल्फा है, ये r है। और बच्चों सारणिक की सहायता लेंगे हम, i कैप j कैप k कैप। पहले लिखा है अल्फा तो अल्फा लिखेंगे 2 3 1, बाद में r लिखा है तो ये होगा 3 2 4। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, पहले आएगा i कैप 4 तिया 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, माइनस j कैप आएगा, यह आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 5 प्लस k कैप, यह आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 6 माइनस 2। तो आंसर आ जाएगा 10i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है जी, ये गलत हो गया बच्चों। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, माइनस 5 बचेगा, ये आएगा माइनस 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। लिखा है बिंदु -2 3 4 पर एक बल F बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप कार्यरत है। मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे हमने तो बल आघूर्ण आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब सदिशों से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको यहीं पूछ लिया गया। सच में तो हमें इस बल आघूर्ण को 7वें चैप्टर में पढ़ना है, अभी हम पढ़ रहे हैं 4था चैप्टर, लेकिन क्योंकि ये सदिशों से जुड़ा हुआ है तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बल आघूर्ण क्या होता है। मान लीजिए ये मूल बिंदु है 0 0 0 और हमने किसी बिंदु पर, यहाँ बिंदु है कौन? -2 3 और 4 पे हमने कोई बल लगा दिया। बल है हमारा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
तो ये बल बच्चों, ये बल इस बिंदु को घुमाने की कोशिश करेगा। किसकी कोशिश करेगा? घुमाने की। जैसे वस्तुओं को चलाने के लिए बल की जरूरत होती है, ऐसे ही किसी भी चीज को घुमाने के लिए, किसी वस्तु को घुमाने के लिए बल आघूर्ण की जरूरत होती है। ये एक बल का ही प्रकार है। बस बल चलाने के लिए जरूरत पड़ती है हमें, और किसी चीज को अगर घुमाना है तो हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। जैसे आपके घरों में दरवाजे लगे हुए हैं, अगर आप दरवाजे को खोलना या बंद करना चाहते हैं तो आपको उसका हैंडल पकड़ के खींचना पड़ेगा या बाहर खींचना पड़ेगा, तभी खुलेगा। लेकिन अगर आप दरवाजे के उस हिस्से को दबाएं जहां वो लगा हुआ है, ऐसे लगाना बिल्कुल बराबर में, तो आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब भी वो मुश्किल ही खुलेगा। तो मतलब ये जो चीज़ों को घुमाने का काम है, ये किसका है? बल आघूर्ण का। डिटेल में हम इसको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी क्योंकि मुझे कराना है, सदिशों से जुड़ा हुआ है, तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों क्या होता है, जब हम इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला देंगे तो इसको बोलते हैं आर वेक्टर। क्या बोलते हैं? आर वेक्टर। इसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष, सॉरी, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोलेंगे घूर्णन भुजा। आप ये कुछ भी मान लो, जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश में मोमेंट आर्म बोलते हैं। और बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं बच्चों टाउ से, और इस टाउ का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। क्योंकि देखो ये क्रॉस से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। मुझे बल आघूर्ण निकालने के लिए टाउ इक्वल्स टू, इसको टाउ बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा? आई कैप जे कैप के कैप। क्योंकि ये आर क्रॉस एफ है तो पहले आर लिखा जाएगा। अब आर कैसे लिखें? आर मैंने आपको लिखना सिखाया था कि अगर आपको ये स्थिति सदिश लिखना हो तो ये ऐसे लिखते हैं -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 जे के कैप। ऐसे हम क्या लिख देते हैं? स्थिति सदिश। क्योंकि ये मूल बिंदु के साथ देख रहे हैं तो बस यहाँ आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, ये बन जाएगा आपका स्थिति सदिश। आर जैसे ही लिखा तो आर के लिए आया 2 3 -2 3 और 4। बाद में बल लिखा हुआ है एफ, तो यहाँ एफ का जाएगा 1 1 1, तो ये आ गया 1 1 1। हमने कहा बच्चों करो आई कैप 3 एकम 3 -4 माइनस जे कैप -2 -4। गुणा करनी सीख गए होंगे, आप इसको सोल्व करना सीख गए होंगे। के कैप आएगा -2 -3, तो आंसर आएगा बच्चों माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप -5 के कैप। ये आ गया बच्चों आपका बल आघूर्ण। क्या आ गया? बल आघूर्ण। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बल आघूर्ण क्या होता है, हमें तो समझ ही नहीं आया। बस आप इतना याद कर लो कि बल आघूर्ण का सूत्र होता है आर क्रॉस एफ। एफ बल है, इसको घूर्णन भुजा बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं, और आर ऐसे निकालते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई कि स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा के, कि हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाएंगे। मुश्किल तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तो इससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल। मैं आपको कहूँगा कि आप अब इसको बिंदु 1 2 3 के परितः बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपने कहा ठीक है, देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर, ये 7 था तो ये 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसने कहा है बिंदु -2 3 4 पर एक बल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कार्यरत है। बिंदु 1 2 3 के परितः बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपने कहा बल आघूर्ण का सूत्र हमें याद हो गया है, होता है आर क्रॉस एफ। एफ हमारे पास है, बस आर चाहिए। आपने कहा ये मूल बिंदु है 0 0 0। ठीक है जी, लेकिन अब की बार मूल बिंदु की कहीं बात नहीं हुई, हमें किसके परितः निकालना है? बिंदु है 1 2 3, मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी बना लियो ये बिंदु। और बल कहाँ लग रहा है? बल लग रहा है यहाँ, ये है -2 3 और 4, बल यहाँ लगा है। और हमें इसके परितः, इस बिंदु के परितः बल आघूर्ण निकालना है। मतलब अब की बार हमारा आर ये होगा, इसको बोलेंगे घूर्णन भुजा। अब पहले किसके परितः निकाल रहे थे? मूल बिंदु को तो यहाँ में मिलाया था हमने। अब हम 1 2 3 के परितः निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ मिलाना पड़ेगा, मतलब आर ये होगा। अब आर के लिए हम क्या करेंगे? -2 -1 -3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो हमारा आर वेक्टर क्या आएगा? -2 -1 -3 आई कैप 3 -2 प्लस जे कैप 4 -3 प्लस के कैप। आर भी हमारे सामने है, एफ भी हमारे सामने है,
हमने कहा चलो करते हैं इसको, आई कैप जे कैप के कैप, आर पहले है तो ये लिखो -3 1 1, दूसरा बाद में है एफ तो यहाँ लिखा जाएगा 1 1 1, ठीक है जी। करो 1 -1 0 हो गया, मैं नहीं लिखूंगा आप खुद कर लेना, -3 -1 माइनस के 4 जे कैप, ठीक है जी, सुनना ध्यान से, -3 -1 -4 जे कैप हो गया, लेकिन जे के साथ पहले से माइनस आता है तो ये प्लस हो जाएगा। अरे भाई आई कैप 1 -1 माइनस जे कैप -3 -1 प्लस के कैप -3 -1, ये हो गया 0, -4 माइनस प्लस हो गया +4 जे कैप, -3 -1 माइनस के 4 के कैप। ये हमारा बल आघूर्ण आ गया बच्चों, किसके परितः है, इस बिंदु के परितः। जब इसके परितः निकालना था तो हमने इसमें से घटा के ये लिखा, जब मूल बिंदु के परितः निकालना था तो इसमें से घटा के ये लिखा था हमने, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया बल आघूर्ण निकालना, तो आप ध्यान रखेंगे कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, R क्रॉस F, जहां R क्या है, घूर्णन अक्ष से दूरी, और F हमारा क्या है, हमारा बल है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं बच्चों। कहता है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा -3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप है। बच्चों समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक है। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। जब हमने समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि संलग्न भुजाएं किनको कहते हैं, जो भुजाएं एक दूसरे से लगी होती है। ये इसके साथ लगी है तो ये संलग्न भुजाएं हैं। पहली भुजा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए बोल देता हूँ, ठीक है, ये ए है। दूसरी भुजा है, इसको बी बोल दिया, -3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। हमें निकालना है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जैसे मैं अभी बताया आपको बलागुण का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, उससे पहले बताया कि रेखीय वेग कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं दी हों तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे ये भुजा ए है ये बी है, हमें ए क्रॉस बी करना पड़ता है और बाद में उसका निकालना पड़ता है परिमाण। ये आ जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिख लेना कहीं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी का परिमाण, जहां ए और बी उस समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं ए क्रॉस बी निकाल लूंगा। देखो मैं अलग अलग तरीके का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, करना सब में यही है, लेकिन जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये करना है, चाहे तुम्हें ये आता भी हो, तुम कर कैसे पाओगे। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आघूर्ण क्या है, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध क्या है, तुम्हें भले ही आता हो तुम नहीं कर पाओगे। तुमने कहा आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा, पहले ए है तो ए 1 2 3, बाद में बी है -3 -2 1, 2 ही कम 2 माइनस यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब आप कर सकते हैं इसको, मैंने सिखा दिया है इतना, -1 और माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10, लिख ही देता हूँ पूरा। 1 की गुणा 1 में 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 9 और साथ में आएगा जे कैप प्लस 1 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 के कैप, यह आ जाएगा 8 आई कैप -10 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हमने ए क्रॉस बी निकाला। ये क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल के लिए तो आपको इसका परिमाण निकालना पड़ेगा, और परिमाण निकालना हमने सिखाया है 8 का स्क्वायर 64 -10 का स्क्वायर 100 4 का स्क्वायर 16 √180, कितना जाएगा 180, ठीक है। आप इसको देख लेना क्या क्या करना है। आप इसको और खोल के लिखना चाहिए, जैसे अंडर रूट से बाहर कुछ निकालना हो 4 आ जाएगा जैसे, ठीक है, बस वरना यही छोड़ देना। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग,
जैसे मीटर होता तो वर्ग मीटर बनता, लेकिन यहाँ मात्रक नहीं पता है तो मैं लिख दूंगा वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इस सवाल से हमें ये पता चला कि अच्छा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं अगर दो संलग्न भुजा पता हो। ऐसे ही बच्चों कराऊंगा नहीं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। अगर त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं दे रखी हो, कोई दो, तीन होती हैं, तीन में से कोई दो भुजा दे रखी है, तो आप उसका क्षेत्रफल ऐसे ही निकाल के a क्रॉस b का परिमाण निकालो, लेकिन आधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में से दो त्रिभुज हमारे बनते हैं। अगर मैं पूरे समांतर चतुर्भुज का क्या निकाल लूँ एक क्षेत्रफल, तो उसमें दो त्रिभुज बनेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम समांतर चतुर्भुज का जैसा क्षेत्रफल निकालते हैं ऐसा ही निकाल के बस आधा कर देंगे, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सवाल नहीं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सेम यही करके लास्ट में बस आधा करना है, ठीक है। 1/2 मोड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है बच्चों। बढ़ेंगे अब आगे हम। कहता है बच्चों, बढ़िया सवाल है। अब थोड़े अलग तरीके के सवाल चलेंगे कि a क्रॉस b का परिमाण a डॉट b के बराबर है, तो a और b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया a और b के बीच का कोण थीटा है, तो आप मुझे बताओ a क्रॉस b क्या होता है। आप कहेंगे a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा n कैप। a डॉट b क्या होता है, आपने पढ़ा है a डॉट b होता है ab कोस थीटा। यहाँ a का परिमाण a आ जाएगा, b का परिमाण बाहर b आ जाएगा, ये भी परिमाण ही है। कभी तुम सोचो कि ये वेक्टर है ना, ये अंदर भले लिखे लेकिन है परिमाण ही। साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और ये n कैप एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, तो n कैप का परिमाण हो जाएगा 1। इधर है ab कोस थीटा। a से बच्चों a गया, b से b गया, यहाँ बचा साइन थीटा, वहाँ बचा कोस थीटा। मैं इधर लेके आया तो ये बना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 1। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा, और टेन थीटा में टेन में 1 मान होता है टेन 45 का, तो हम कहेंगे थीटा का मान होगा 45 डिग्री, या कहिए π/4 रेडियन। इस तरीके से ऐसे बहुत सवाल हमें पूछे जाते हैं जिसमें ऐसे दे दिया जाता है। तो यहाँ सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्रॉस b ab साइन थीटा n कैप, a डॉट b ab कोस थीटा। n कैप का परिमाण बाहर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दो सदिशों का अदिश गुणन 8 तथा सदिश गुणन का परिमाण 8√3 है। इन दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं दोनों के बीच का कोण थीटा है। मान लो दो सदिश a और b है, एक सदिश a है और एक सदिश b है। उसने कहा इनका अदिश गुणन, अदिश गुणन होता है a डॉट b, कितना है 8। इसने कहा तथा सदिश गुणन, सदिश गुणन होता है बच्चों a क्रॉस b, लेकिन उसका परिमाण, परिमाण मतलब ऐसे करके लिखेंगे, कितना है 8√3। उम्मीद है समझ आ गया होगा बच्चों। यहाँ कहा है अदिश गुणन 8 है, a डॉट b 8 है। सदिश गुणन का परिमाण a क्रॉस b का परिमाण कितना है 8√3 है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ परिमाण क्यों बोल रहा, यहाँ क्यों नहीं बोल रहा। बच्चों ये केवल अदिश राशि है, अदिश राशि में केवल परिमाण है तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सदिश राशि है a क्रॉस b, तो हमने उसका परिमाण दिया गया है 8√3। हमें कहा इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो। क्या करो? कोण ज्ञात। मैंने कहा यहाँ से ध्यान से सुनना, a डॉट b होता है ab कोस थीटा, 8 आ गया। a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, n कैप भी आएगा, परिमाण हो जाएगा 1, तो ये आ गया 8√3। मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। 2 को भाग किया 1 से, ऊपर लिखा ए बी साइन थीटा बटे ए बी कोस थीटा, 8√3 बटे 8। ए बी से ए बी गया, साइन अपॉन कोस हो गया बच्चों टेन थीटा, 8 से गया 8, ये हो गया √3। आप जानते हैं √3 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, तो यहाँ से थीटा आ गया 60 डिग्री या π/3 रेडियन। इतने आसान ये सवाल होते हैं, इनमें कोई मुश्किल हमें नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहे ऐसे ऐसे हम करते रहे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों, वह एकांक सदिश ज्ञात कीजिए जो a तथा b के लंबवत है। दो सदिश हैं, एक a है और एक b है। हमें कहा गया है ऐसा एकांक सदिश ज्ञात करो जो इन दोनों के लंबवत हो।
जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि दो सदिश हैं और हमें उनके लंबवत सदिश निकालना है, तो मेरे दिमाग में एकदम ये बात आई कि अगर ये A है और एक B है, तो मैं अगर इनका A क्रॉस B निकाल दूँ, A क्रॉस B निकाल दूँ, तो ये जो A क्रॉस B होता है ये A के भी लंबवत है और B के भी लंबवत है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की कि जब हम A क्रॉस B निकालते हैं ना, तो ये जो A क्रॉस B है ये A पे भी लंब होता है और B पे भी लंब होता है। मतलब अगर हमें दो सदिश दे के ये पूछ ले कि एक ऐसा सदिश निकाल लो जो इन दोनों पे लंब है, तो उन दोनों का सदिश गुणन कर लेना चाहिए, मतलब उन दोनों का क्रॉस कर लेना चाहिए। तो मैंने क्रॉस निकालने की कोशिश की और लिखा आई कैप प्लस आई कैप जे कैप के कैप। ए पहले है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1 -2 -3। आई कैप लिखा जाएगा -6, बीच में आता है -6 +6 हो गया। फिर आएगा माइनस के कैप -3, बीच में माइनस आता है और 3 निकम 3। फिर आएगा आई जे, यहाँ जे आएगा बच्चों, आई जे और के के लिए ये आ जाएगा -2 -2, ये हो गया 0, -3 -3 -6 माइनस प्लस हो गया 6 जे कैप -4 के कैप। ये बच्चों हमारा एक ऐसा सदिश आया जो A और B दोनों के लंबवत है। हमें भी ऐसा ही चाहिए, वह सदिश याद कीजिए जो A और B के लंबवत है। अगर दो के लंबवत निकालना है तो दोनों का क्रॉस कर दो, क्रॉस सदिश गुणन कर दो। लेकिन हमें एकांक सदिश चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए, चलो कुछ नाम नहीं देते, हम इसको A क्रॉस B बोलेंगे। A क्रॉस B का परिमाण निकाल लो पहले। A क्रॉस B, मैंने कहा A क्रॉस B का परिमाण होगा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो यह आ गया √52। 36 और 16 कितना होता है? 52। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा किसका परिमाण तो √52 है, हमें एकांक सदिश चाहिए, और एकांक सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। किसका एकांक सदिश निकालना मुझे? A क्रॉस B का एकांक सदिश। मैंने आपको बताया कि अगर A का एकांक सदिश है तो उसको A कैप लिखते हैं, लेकिन मुझे तो A क्रॉस B का एकांक सदिश निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, A क्रॉस B का कैप। मैंने ये भी सिखाया कि अगर किसी सदिश का एकांक सदिश निकालना है तो उसको उसके परिमाण से भाग कर दो, उसी सदिश को उसके परिमाण से भाग कर दो। मतलब A क्रॉस B को उसके परिमाण से भाग कर दो, तो इस A क्रॉस B का एकांक सदिश आ जाएगा। कितना आएगा? A क्रॉस B है 6i कैप -4 के कैप बटे √52। ये इसका आंसर है। ये जो चीज़ आई है बच्चों, ये ध्यान से सुनना, ये ऐसा सदिश है जो एकांक सदिश है और A और B दोनों के लंबवत है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से अलग अलग तरीके कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जो A और B दोनों के लंबवत हो और जिसका परिमाण 10 हो, तो मैं ये सारा काम करूँगा। पहले मैं A क्रॉस B निकाल लूँगा तो मुझे मिल जाएगा A और B के लंबवत सदिश, फिर मैं उसका परिमाण निकाल लूँगा, फिर मैं उसका एकांक सदिश निकाल लूँगा। लेकिन मुझे परिमाण कितना करना है? 10, तो मुझे लास्ट में यहाँ 10 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे का परिमाण तो 1 है, मुझे 10 वाला परिमाण चाहिए, तो मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूंगा। आप इस बात को ज़्यादा, ये अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि जब दो सदिश दिए हों और उनका लंबवत सदिश हमें निकालना हो तो क्या किया जाए? दोनों का सदिश गुणन निकालना चाहिए, A क्रॉस B निकाल लेना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। दो सदिश दिए हैं, एक A है और एक B है, और हमें 4 ऑप्शन दे के पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमें कहा A क्रॉस B बराबर 0, A बटे B बराबर 1/2, A डॉट B बराबर 48, A बराबर 5। ये जो खाली A लिखा है, B लिखा है, परिमाण है A और B के। तो सबसे पहले तो मैं A और B के परिमाण निकाल लेता हूँ। A का परिमाण कितना आएगा बच्चों? √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 आ गया 5। A का परिमाण 5 है, ये भी यही कह रहा है, ये तो सही है। हमें गलत चुनना है, मैं अभी बता रहा हूँ ये सही है। ऐसे कभी तुम सोचो कि यही सही है, ये सही ऑप्शन है, सही विकल्प है ये, हमें चुनना है सही नहीं। B का परिमाण आप कहोगे √6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, √100 होता है 10। ठीक है, ये कर लेते हैं। अगर मैं A बटे B निकाल लूँ
तो a 5 है, b 10 है, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये भी सही दे रखा है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बार देख लेते हैं a डॉट b करके, क्योंकि आसान होता है करना। a डॉट b कितना होता है, i की i के साथ, j की j के साथ, 6 × 18, 8 चौक 32, 32 और 18 होते हैं 50, मतलब a डॉट b का मान 50 है। और ये कह रहा है a डॉट b 48 है। इसका मतलब ये सही ऑप्शन नहीं है। मतलब हम जो सही करके आएंगे, ये करके आएंगे कि ये हमारा आंसर है। हमें सही विकल्प, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये नहीं है। एक बार मैं आपको a क्रॉस b करके भी दिखा देता हूँ। a क्रॉस b, i कैप, j कैप, k कैप, a है 3 4 0, 3 4 0, k नहीं है वहाँ, 6 8 0, 6 8 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा k कैप, k कैप। भाई i वाले भी 0 हो गए, j वाले भी करके देख लेना, अब तो सीख गए हो तुम। 8 × 24 माइनस 6 चौक 24, ये आ गया 0, a क्रॉस b 0 है, ये भी सही है। ये गलत ऑप्शन था, यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कहा है a का परिमाण b के परिमाण के बराबर नहीं है, लेकिन a डॉट b का परिमाण a क्रॉस b के परिमाण के बराबर है। a डॉट b होता है बच्चों ए बी कोस थीटा, a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा n कैप, लेकिन परिमाण की बात करनी है तो n कैप का मान हो जाएगा 1। ए बी से गया ए बी, कोस थीटा बराबर साइन थीटा, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ साइन अपॉन कोस, टेन थीटा, ये हो गया 1 होता है tan 45, थीटा आ गया बच्चों 45 अंश। ठीक है, ये है a और b के बीच का कोण 45 डिग्री है। बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, तो हमें c का मान ज्ञात करना है। c ये यहाँ लिखा हुआ है, हमें पता नहीं है c कितना है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि अगर a और b समांतर हैं तो उनके a क्रॉस b कितना आता है, 0। कितना आता है, 0। हमने कहा अच्छा मुझे बताओ, अगर a क्रॉस b 0 है तो a क्रॉस b का परिमाण भी तो 0 होगा, तो मैंने लिख दिया a क्रॉस b का परिमाण कितना होता है, 0। पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b निकालने का तरीका ये, i कैप, j कैप, k कैप, दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो a क्रॉस b 0 होता है, ध्यान रखें। आपने कहा ठीक है, i पहले a है तो लिख लेते हैं 2 माइनस 5 2, b 4 माइनस 10, c बराबर 0। यहाँ से जब मैं i कैप लिखने लगा तो आया -5c, माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस आता है ना, इधर प्लस हो जाएगा, 10 दूनी 20, माइनस j के लिए आ जाएगा 2c माइनस 8, प्लस k के लिए आ जाएगा -20, और माइनस माइनस है बीच में, माइनस हो जाएगा प्लस 5 चौक 20 बराबर 0। तो हमने देखा यह आया i कैप के साथ -5c प्लस 20 माइनस j 2c माइनस 8, ये हो गया 0, तो 0। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर कोई सदिश पूरा का पूरा 0 है तो ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ आप 0 होगी। भाई ये पूरा का पूरा 0 कब बनेगा, जब यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए। तो चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, मैंने कहा -5c प्लस 20 बराबर 0, यहाँ से ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है। 2c माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से 5c आ जाएगा 20, c बराबर आ जाएगा 4। यहाँ से भी देखो 2c बराबर 8, c बराबर आ जाएगा 4। चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ, दोनों से करने की जरूरत नहीं है। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें, अगर एक सदिश को हमें 0 करना है तो i कैप, j कैप, k कैप के साथ जो भी लिखा हुआ वो सब 0 होने चाहिए ना, तभी तो 0 हो पाएगा। तो मैंने सब के साथ जो लिखा हुआ, यहाँ खुद ही 0 हो गया, इसको 0 किया, इसको 0 किया। करने का बहुत आसान तरीका भी है, यहाँ देखो, क्योंकि दोनों समांतर हैं तो यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ c है। ये 4 इस 2 का 2 गुना है, ये 5 इसका, ये 10, सॉरी 4 इस 2 में 2 से गुना करो 4 आ जाएगा, 5 में 2 से गुना करो 10 आ जाएगा, इस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो c का मान 4 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है करना, वैसे आपको ऐसे है। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखेंगे। आपने आज किए हैं सदिश गुणन के कुछ सवाल, मैंने अच्छे से आपको इसको कराने की कोशिश की है। जिन्होंने ये वीडियो कर ली, जिनको ये प्रैक्टिस हो गई, उनको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ सदिश हो जाता है बिल्कुल पूरा। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे बच्चों एक समतल में गति, जिसमें हम पहले प्रक्षेप पे गति पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम
सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। 2 वीडियो में हम शायद प्रक्षेप्य गति को खत्म करेंगे और 2 ही वीडियो हमें लग जाएंगे वृत्तीय गति पढ़ने में। मतलब इस चैप्टर में अभी इसके अलावा 4 वीडियो और आएंगी, तब जाके हमारा ये पूरा चैप्टर हो पाएगा, ठीक है। अगर हम वो वर्षा वाले सवाल को छोड़ दें जो छाता वाला है, तब की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर वे करने लगे तो फिर वो टाइम इसमें लगेगा 2-3 वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।